13 अगस्त 1942 इस कहानी की शुरुआत होती है जब दुनिया के सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट द मैनहट्टन प्रोजेक्ट की नींव रखी जाती है, जिसे लीड करते हैं अमेरिका के एक महान साइंटिस्ट रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। कहानी की शुरुआत में हम रॉबर्ट ओपेनहाइमर को देखते हैं, जिन पर देशद्रोह और परमाणु हथियार से जुड़ी जानकारी रशिया जैसे देश को बताने पर कार्यवाही हो रही होती है। लेकिन दूसरे तरफ लुइस स्ट्राउस के किरदार में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिखाया जाता है, जो अमेरिका की कोर्ट में कॉमर्स सेक्रेटरी बनने के लिए ट्रायल का सामना कर रहे हैं। वही वो बताते हैं कि कैसे वो पहली बार ओपेनहाइमर से मिले। कहानी के अनुसार ओपेनहाइमर ने जर्मनी में फिजिक्स की पढ़ाई की और वहीं उन्हें फिजिक्स में और ज्यादा रुचि आती है। दोस्तों, ये वो समय था जब जर्मनी में क्वांटम मैकेनिक्स पर लगातार नई नई थ्योरीज का आविष्कार हो रहा था। जर्मनी में सालों तक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि अब वो इस फील्ड में एक्सपर्ट बन चुके हैं और फिर यहीं से वो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। अपनी काबिलियत के दम पर उन्हें नीदरलैंड के एक कॉलेज में एक लेक्चरर के तौर पर नौकरी मिल जाती है, जहां उनकी मुलाकात आइजैक राबी से होती है, जो रॉबर्ट को जर्मनी के सबसे महान फिजिसिस्ट हाइजेनबर्ग से मिलवाते हैं। साल 1927 में डॉक्टरेट की डिग्री मिलने के बाद वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाने के लिए जाते हैं और यहीं पर रॉबर्ट की मुलाकात अमेरिका के प्रसिद्ध फिजिसिस्ट अर्नेस्ट लॉरेंस से होती है। अब क्योंकि अमेरिकी लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स में ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए शुरुआत में रॉबर्ट के लेक्चर में सिर्फ एक स्टूडेंट आता है, लेकिन समय के साथ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। इसके कुछ समय बाद अर्नेस्ट रॉबर्ट को एक डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, जहां रॉबर्ट का भाई फ्रैंक भी शामिल होता है। और यही इस पार्टी में उनकी जीन नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है और वो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फिर रॉबर्ट को कुछ समय बाद एक और लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम किटी होता है। जीन के पॉलिटिकल झुकाव के कारण रॉबर्ट किटी से शादी कर लेते हैं और जब जीन को शादी के बारे में पता चलता है तो वो आत्महत्या कर लेती है, जिससे रॉबर्ट अपने आप को इसका जिम्मेदार मानता है। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने आप को संभाल लेते हैं। एक दिन रॉबर्ट अपने स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे रहे होते हैं और तभी वहां अर्नेस्ट आते हैं और वो रॉबर्ट को बताते हैं कि नाजी जर्मनी परमाणु बम पर रिसर्च कर रहा है और उन्हें कुछ सफलताएं भी हासिल हुई हैं। जब यही बात अमेरिकी सरकार को पता चलती है तो वो कुछ आर्मी ऑफिसर्स को, जिनमें आर्मी जनरल लेस्ली ग्रोव्स भी थे, रॉबर्ट से मिलने आते हैं और वो रॉबर्ट को अमेरिका के लिए परमाणु बम बनाने के लिए द मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए कहते हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नाजी से भी पहले एक ऐसा बम बनाने का था जो नाजी जर्मनी द्वारा बनाए जा रहे बम से ज्यादा शक्तिशाली हो और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सके। इस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन अमेरिका अब तक इसमें शामिल नहीं था, जिसकी वजह से हथियार बनाने की रेस में कहीं न कहीं अमेरिका पीछे था और यही वजह है कि नाजी जर्मनी पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन गई थी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर द मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो जनरल लेस्ली को लॉस एलमोस में कुछ लैबोरेटरीज बनाने के लिए कहते हैं और साथ ही वहां एक छोटा सा शहर बनाने के लिए भी कहते हैं, ताकि प्रोजेक्ट पर काम कर रहे सभी साइंटिस्ट्स अपने परिवार के साथ वहां रह सकें, क्योंकि प्रोजेक्ट में काफी समय लगने वाला था। जनरल लेस्ली रॉबर्ट के कहने पर एक छोटा सा शहर बनवाते हैं, क्योंकि लॉस एलमोस परमाणु परीक्षण के लिए बिल्कुल सही जगह थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए रॉबर्ट और जनरल लेस्ली दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास जाते हैं और उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए मनाते हैं और उनके परिवार के साथ उन्हें यहाँ लाया जाता है ताकि प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। रॉबर्ट अपने सभी साइंटिस्ट के साथ प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन काम करते समय वो एक समस्या में फंस जाते हैं, क्योंकि फिजिसिस्ट एडवर्ड टेलर की गलत कैलकुलेशन के कारण एक समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि रॉबर्ट ये मानते थे कि ये कैलकुलेशन गलत है, इसलिए रॉबर्ट अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाते हैं, जहां आइंस्टाइन बताते हैं कि अगर परमाणु बम बनाने में इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया गया तो बम का विस्फोट इतना खतरनाक होगा कि इससे पूरी दुनिया पल भर में खत्म हो जाएगी। इसके कुछ समय बाद रॉबर्ट अपनी पत्नी किटी और बच्चे को भी लॉस एलमोस ले आते हैं। अगले दिन रिसर्च लैब में रॉबर्ट और दूसरे साइंटिस्ट एटम बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर चर्चा करते हैं, जिसमें वो यूरेनियम और प्लूटोनियम को चुनते हैं, जिसकी विस्फोटक क्षमता 1000 टन TNT के बराबर है। लेकिन एडवर्ड इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, क्योंकि एडवर्ड का मानना था कि हाइड्रोजन के इस्तेमाल से बम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और इसकी विस्फोटक क्षमता 10 लाख टन TNT के बराबर होगी। लेकिन रॉबर्ट इसे मना कर देते हैं और परमाणु बम के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम को ही फाइनल किया जाता है। अगले दिन
दुनिया के जाने माने फिजिसिस्ट क्लाउस फुक्स इस प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, जिन्हें रॉबर्ट ने इस प्रोजेक्ट में शामिल किया था। अपने मनमाने तरीके से साइंटिस्ट्स की नियुक्ति करने के कारण जनरल लेस्ली नाराज हो जाते हैं, क्योंकि मैनहट्टन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है और रशिया और नाजी जर्मनी लगातार इस प्रोजेक्ट पर जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। लेकिन इसके बाद रॉबर्ट जनरल लेस्ली को फिजिसिस्ट लोरेन और अपने भाई फ्रैंक को इसमें शामिल करने को कहते हैं और अगले दिन लोरेन और फ्रैंक इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिए जाते हैं। इसके कुछ समय बाद जब इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिलती है तो सभी साइंटिस्ट परेशानी में डूब जाते हैं। इसी बीच एडवर्ड टेलर सभी को एक बार फिर से हाइड्रोजन बम बनाने के लिए कहता है, लेकिन सभी उसकी बात से इनकार कर देते हैं, जिससे एडवर्ड प्रोजेक्ट छोड़कर चले जाते हैं और रॉबर्ट एडवर्ड का काम क्लाउस फुक्स को दे देते हैं। लेकिन रॉबर्ट एडवर्ड को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो एडवर्ड को यहीं रुककर अपनी मनचाही रिसर्च करने के लिए कहते हैं, ताकि वो कुछ समय के लिए साथ में काम कर सके, और एडवर्ड इसके लिए मान जाते हैं। आखिरकार परमाणु बम बनाने की रिसर्च आगे बढ़ती है और परमाणु बम बनाने के लिए उसका मॉडल तैयार किया जाता है। इसके बाद बम का परीक्षण करने के लिए एक बड़े टावर का निर्माण किया जाता है। अब जब परमाणु बम बनाने की सारी तैयारी हो जाती है तो छोटे स्तर पर इसका परीक्षण किया जाता है, जिसके सफल होने के बाद जनरल लेस्ली रॉबर्ट को जुलाई 1945 तक परमाणु बम तैयार करने के लिए कहते हैं और रॉबर्ट इस बात पर सहमत हो जाते हैं। अब इस वक्त तक हिटलर मारा जा चुका था और जापान हार मानने को तैयार नहीं था। इसी वजह से अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, जिसमें सरकार के सेक्रेटरी, आर्मी जनरल और कई बड़े साइंटिस्ट्स मौजूद होते हैं। मीटिंग में ये चर्चा की जाती है कि वे जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराए, क्योंकि भले ही बम शुरुआत में नाजी जर्मनी को खत्म करने के लिए बनाया गया हो, लेकिन हिटलर की मौत के बाद अब जापान हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार सभी जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला करने पर सहमत होते हैं। मीटिंग में मौजूद कई लोगों का ये मानना था कि इस परमाणु हमले से बहुत ज्यादा तबाही होगी और लाखों लोग मारे जाएंगे, जिससे जापान को सरेंडर करना ही पड़ेगा। अब रॉबर्ट और उसकी टीम ने परमाणु बम बना लिया है और परीक्षण करने की तैयारी हो रही है। सभी साइंटिस्ट साथ में इसका पूरा डेटा तैयार करते हैं, तो वहीं रॉबर्ट और बाकी साइंटिस्ट्स बम को कितनी दूर से देखा जा सकता है इसकी कैलकुलेशन करके वॉच पोस्ट बनाते हैं, ताकि परमाणु बम को दूर से ही अच्छे से देखा जा सके और इसकी खतरनाक वेव्स से किसी को कोई नुकसान ना हो। वो रात को परीक्षण का समय तय करते हैं ताकि विस्फोट को सही से देखा जा सके। लेकिन जिस दिन परीक्षण करना होता है उस दिन किस्मत साथ छोड़ देती है और अचानक मौसम खराब हो जाता है। इस बीच परीक्षण को आगे के लिए टाल दिया जाता है और जैसे ही अगले दिन मौसम अच्छा होता है, परमाणु बम का परीक्षण शुरू किया जाता है। एक साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिक वेव्स में हो रहे बदलाव को मॉनिटर करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जरा सी गलती खतरनाक साबित हो सकती है। 16 जुलाई 1945 की उस रात को दुनिया का पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक टेस्ट किया जाता है। सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे दूसरे विश्व युद्ध पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकती है। कुछ ही हफ्तों में फैटमैन और लिटिल बॉय जैसे शक्तिशाली परमाणु बम बनाए जाते हैं, जिन्हें कुछ दिनों बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया जाएगा। परमाणु बम बनाने के बाद रॉबर्ट को लगता है कि उसके इस भयानक आविष्कार के कारण दूसरे देशों में युद्ध शुरू हो सकता है, लेकिन आखिरकार 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया जाता है, जिसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिकी सेना काफी खुश होती है, लेकिन सभी साइंटिस्ट शोक में डूब जाते हैं, क्योंकि उनके आविष्कार के कारण लाखों निर्दोष लोग भी मारे गए थे। अमेरिका की जीत के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है, जिसके बाद रॉबर्ट एक इवेंट में जाते हैं और अपने आविष्कार को लेकर एक शानदार भाषण देते हैं, लेकिन रॉबर्ट अंदर से लाखों लोगों की मौत के कारण खुद को जिम्मेदार मानते हैं। अगले दिन रॉबर्ट को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमन मिलने के लिए बुलाते हैं और प्रेसिडेंट रॉबर्ट को उसके आविष्कार के लिए उनकी तारीफ करते हैं। मीटिंग में रॉबर्ट कहते हैं कि उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में एक कॉरपोरेशन बनाना चाहिए, क्योंकि रूस भी परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम लॉस एलमोस में अपनी रिसर्च जारी रखो, ताकि अमेरिका के पास भी एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स हो। लेकिन रॉबर्ट परमाणु बम के आविष्कार के बाद लोगों की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है और वो काम करने से इनकार कर देता है। इससे प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि दुनिया को इस बात की परवाह नहीं है कि ये परमाणु बम किसने बनाया या उसे गिराने का ऑर्डर किसने दिया। साथ ही प्रेसिडेंट खुद को जापान में गिराए गए परमाणु बम के लिए
खुद को जिम्मेदार मानते हैं और रॉबर्ट को वहां से जाने के लिए कहते हैं। उसी रात रॉबर्ट की मुलाकात लुइस स्ट्राउस से होती है, जो बताता है कि तुमने जिस वैज्ञानिक क्लाउस फुक्स को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया था वो रूस का जासूस था। रॉबर्ट की इस लापरवाही के कारण रॉबर्ट पर जांच शुरू होती है। रॉबर्ट पर भी रूसी जासूस होने के कई आरोप लगाए जाते हैं, जिसके बाद एक इवेंट में हिरोशिमा और नागासाकी में मरने वाले लोगों के बारे में बताया जाता है, जिससे मौत का आंकड़ा सुनते ही रॉबर्ट अंदर से टूट जाते हैं। वहीं एडवर्ड रॉबर्ट को बताता है कि परमाणु बम के आविष्कार से ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत है। अपने देश के लिए परमाणु बम बनाने के बाद भी रॉबर्ट पर कई जांच पड़ताल होती है। वही लुइस ये मानता है कि परमाणु परीक्षण के दौरान उन्हें रॉबर्ट ने अपमानित किया था और अल्बर्ट आइंस्टीन को भी रॉबर्ट ने ही उनके खिलाफ भड़काया था, लेकिन वो लुइस ही था जिसने रॉबर्ट को सबसे पहले आइंस्टाइन से मिलवाया था। इसके बाद लुइस स्ट्राउस उनकी जांच के लिए विलियम ब्यूडेंट नाम के एक शख्स को बुलाता है, क्योंकि रॉबर्ट ने पहले से ही कई जर्मन और रशियंस के साथ काम किया था। इसी वजह से रॉबर्ट की जांच के साथ क्लोज ट्रायल भी होता है। इस ट्रायल में लुइस का एक आदमी रॉजर रॉब, जो कुछ भी करके रॉबर्ट को दोषी साबित करना चाहता है, लेकिन ट्रायल के दौरान ये पता चलता है कि रॉबर्ट अपने द्वारा बनाए गए परमाणु बम की विनाशकारी क्षमता से काफी ज्यादा दुखी थे। साथ ही उनकी गलतियां, जैसे प्रोजेक्ट में ऐसे लोगों को शामिल करना जो दुश्मन देश के जासूस थे, और साथ ही जीन का आत्महत्या करना। हालांकि किटी को पता था कि रॉबर्ट जीन से प्यार करते थे और उन्होंने जीन के साथ रात भी बिताई थी, फिर भी वो रॉबर्ट का बचाव करती है। किटी की वजह से रॉबर्ट को हिम्मत मिलती है और वो केस लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ट्रायल के दौरान लुइस एक और गवाह को पेश करते हैं, जिनका नाम डेविड है। सबको ये लगता है कि डेविड लुइस का साथ देगा, लेकिन कोर्ट में डेविड सच बताते हुए कहते हैं कि कई साइंटिस्ट्स लुइस के अजीब रवैये के कारण उनसे नफरत करते थे। इसके बाद लुइस के कॉमर्स सेक्रेटरी बनने का सपना भी टूट जाता है। वही कोर्ट रॉबर्ट को अपने देश के प्रति वफादार घोषित करती है, लेकिन उनके हाइड्रोजन बॉम्ब प्रोजेक्ट पर काम करने पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन रॉबर्ट ओपेनहाइमर कोर्ट के इस फैसले से खुश थे। आखिर में ये पता चलता है कि रॉबर्ट ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को लुइस के बारे में नहीं भड़काया था, बल्कि ये दोनों महान साइंटिस्ट्स उस दिन परमाणु बम से होने वाले विनाश के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर परमाणु बम बना तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी।